वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, एग्ज़ाम प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल पर मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक की सीरीज चल रही है यूपी पीसीएस प्रीलिम्स एग्ज़ाम के लिए। और आज भारत के आधुनिक इतिहास में जो भी महत्वपूर्ण घटनाएं उनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हम देखने वाले हैं। आपको पता है कि आपके एग्ज़ाम में कुछ प्रश्न ऐसे बनते हैं जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सेट करने होते हैं, या उनकी एग्जैक्ट डेट अगर आपको पता होती है तो उसके ज़रिए से आप एक दो क्वेश्चन और सही कर पाते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपका, कोई भी हिस्ट्री का, आप मिडिवल हिस्ट्री लें, एंशिएंट हिस्ट्री लें या फिर ये मॉडर्न हिस्ट्री है, इन सभी में आपको कुछ घटनाएं कालानुक्रम में याद होनी चाहिए, खासकर आधुनिक भारत के इतिहास में, क्योंकि इंडियन नेशनल मूवमेंट से भी क्वेश्चन ठीक ठाक पूछे जाते हैं। पहली बार विजिट किया है चैनल पर तो दोपहर 1 बजे क्लास मिलेगी ये जीएस की। रात को 9 बजे मॉक टेस्ट भी आ रहे हैं यूपी पीसीएस को ही टारगेट करते हुए। सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जीएस में सभी एग्जाम में लगभग वही है, बस पैटर्न चेंज होता है, क्वेश्चन चेंज होते हैं, लेकिन सिलेबस आपका सेम होता है, तो इसको कवर करते रहिए। साथ ही यूपी पीसीएस प्रीलिम्स के प्रैक्टिस बैच से या फिर मेंटरशिप प्रोग्राम से अभी भी आप अपने कट ऑफ क्वालिफाई करने के लिए स्टडी मटेरियल को पा सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं, बेहतर ढंग से प्रैक्टिस कर सकते हैं। यूपी पीसीएस तो है ही आपके पास जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं, इसके अलावा यूपीएसआई है, जीआईसी है, एलटी ग्रेड है, और भी बहुत सी वैकेंसीज़ हैं जिनके लिए आपको स्टडी मटेरियल मिल जाएगा, जो कि एग्ज़ाम ओरिएंटेड कंटेंट होगा और साथ में प्रैक्टिस भी कर पाएंगे। आपको ज्ञान सर एजुकेशन ऐप डाउनलोड करना है, उसमें ज्ञान सर डिस्काउंट कूपन कोड है, अप्लाई करेंगे आपको डिस्काउंट मिल जाएगा 80 to 90% का। और मैं कहूँगी ज्ञान सर एजुकेशन ऐप आपको यूँ भी डाउनलोड करना है, क्योंकि फ्री मॉक टेस्ट भी वहाँ पर मिलते हैं, जिससे आप अपनी प्रैक्टिस ढंग से कर सकते हैं। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। कोर्स से रिलेटेड जानकारी हो गई है, तो हम सबसे पहले देखेंगे यूरोपियन कंपनीज का आगमन होता है भारत में, और इसमें सबसे पहले वास्को डी गामा आता है भारत में। आप सभी को 1498 पता होगा, लेकिन आपको 20 मई का दिन नहीं याद होगा, तो एग्जैक्ट डेट भी अगर आपसे पूछी जाए तो तैयार होनी चाहिए। अब ये जो पुर्तगीज़ हैं, इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ पर बनाई थी, तो आप सभी को याद होगा कोचीन में बनाई थी। अब इन्होंने कोचीन में बनाई, वो किस ईयर में बनाई थी, तो 1503 में। और 1505 में फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा भारत में पहला पुर्तगाली गवर्नर बन के आता है, ठीक है। 1505 में ब्लू वाटर पॉलिसी इसी से एसोसिएटेड है, याद रखिएगा। पुर्तगालियों ने कन्नूर में अपना दूसरा कारखाना खोला था, कब, ठीक 2 साल बाद, 1505 में। अल्फांसो द अल्बुकर्क ये दूसरा गवर्नर बन के आता है 1509 में, ठीक है। अब पुर्तगाली गोवा पर कब्जा कब करते हैं, तो 1510 में कर लेते हैं। फिर इसके बाद अब हम बात करते हैं डच ईस्ट इंडिया कंपनी की। डच ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में अपना पहला कारखाना 1605 में मछलीपट्टनम में ये बनाती है। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने सबसे पहले मसूलीपट्टनम को अपना अस्थायी कारखाना बनाया था, क्योंकि इन्हें अनुमति नहीं मिली थी जहांगीर से, ठीक है, कि अपना यहाँ पर कारखाना खोल सकें। तो 1611 में इन्होंने एक अस्थायी कारखाना बनाया। फ्रांसिस डे, जो कि मद्रास या चेन्नई में है, इसमें अंग्रेजी व्यापारिक केंद्र की नींव रखी गई थी, और यहाँ पर फोर्ट सेंट जॉर्ज बना 1639 में। इसके अलावा सूरत इनका पहला केंद्र बनता है, पहली स्थायी फैक्ट्री बनती 1613 में, याद रखिएगा। पुर्तगाली राजकुमारी थी कैथरीन, इनकी शादी इंग्लैंड के राजा चार्ल्स सेकंड से हुई थी। अब इसमें क्या होता है, जो पुर्तगाली हैं वो बम्बई को दहेज के रूप में ब्रिटेन को सौंपते हैं, कब, 1661 में। और यही क्या होता है, ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया जाता है पट्टे पर 1668 में, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी को बम्बई का अधिकार कब मिला था, 1668 में। दहेज में कब मिला था, 1661 में। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी ने पौंडीचेरी में व्यापारिक केंद्र की स्थापना कब की, तो 1673। और अंग्रेजी व्यापारी जॉब चार्नॉक ने हुगली नदी के किनारे कलकत्ता की नींव रखी थी, कब, 1690 में। इसके अलावा पालखेड़ का युद्ध याद रखेंगे, 28 फरवरी 1728, डेट याद रखनी है। ला बुर्दनासे पर मद्रास पर जो अधिकार हुआ था ला बुर्दनासे का 1746 में। और इसी समय आपको याद होना चाहिए फिर क्या शुरू हो जाता है, फर्स्ट कार्नाटिक वॉर 1746 से 1748 तक, ठीक है। ये कैसे ख़त्म होता है, ये ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के लिए युद्ध था, वहाँ शुरू होता है। तो यहाँ पर भी आपस में इनकी बीच भिड़ंत हो जाती है ब्रिटिश और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की। क्या होता है कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, फ्रेंच, ये जो पुर्तगाली और ये सब आए थे
यूरोपियन कंपनी पहले आपस में लड़ते हैं। इसमें फिर एक कंपनी बचती है जो कि व्यापार के साथ साथ राजनीति में भी जुड़ जाती है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का फिर जो छोटे छोटे क्षेत्र विभाजित हो चुके होते हैं भारत में, उनसे भी संघर्ष होता है और इसके बाद ये अपनी सत्ता स्थापित करते हैं। तो एक्सला-सैपल की संधि से पहले इस युद्ध की समाप्ति होती है, जो फर्स्ट एंग्लो फ्रेंच वॉर था 1748 में। लेकिन दूसरा कर्नाटिक वॉर भी शुरू हो जाता है 1749 में ही और 54 तक चलता है। ये देखिए, इसका कारण क्या था? इसका कारण यहीं पर उत्तराधिकार के लिए था, ठीक है। तो आपको कर्नाटक, जो कि तमिलनाडु में था उस समय, कर्नाटक वाला क्षेत्र मत याद रखिएगा, तमिलनाडु में था। ये पौंडीचेरी की संधि के साथ खत्म होता है 1754 में। तीसरा कर्नाटक युद्ध फिर शुरू होता है 1756 में और 63 तक चलता है और ये पेरिस की संधि से समाप्त होता है। अब यहाँ से प्रश्न बनने की सबसे ज़्यादा संभावना कैसी रहती है कि मैच में आ जाता है कि पहला जो युद्ध हुआ उसकी डेट दूसरे तीसरे की, या फिर किस संधि से समाप्त हुआ, ऐसे मैच करने को आता है। तो याद रखिएगा। प्लासी का युद्ध आप सभी को पता, जब इनकी आपस में वॉर हो चुकी होती है, तो साथ में इधर आपको याद रखना है कि 1757 में प्लासी का युद्ध होता है। नवाब सिराजुद्दौला होता है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी होती है, इसमें अंग्रेजों की जीत हो जाती है और जो बंगाल है इस पर अंग्रेजों का शासन भी हो जाता है। 1759 में बेदरा का युद्ध और 1760 में 22 जनवरी 1760 को वॉन्डी वॉश की लड़ाई याद रखनी, क्योंकि यहाँ से जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी है, फ्रेंच कंपनी थी, वो सिर्फ व्यापार तक कुछ ही क्षेत्रों में सिमट कर रह जाती है। पानीपत की तीसरी लड़ाई अहमद शाह अब्दाली और संयुक्त मराठा सेना के बीच हुआ था 1761 में, जिसमें मराठा पराजित हुए थे। और देखिए, प्लासी के बाद जो दूसरा निर्णायक युद्ध होता है जो बंगाल में सत्ता स्थापित करता है अंग्रेजों की, वो था बक्सर का युद्ध। इसमें शाह आलम द्वितीय था, शुजाउद्दौला था, मीर कासिम था, ठीक है। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल की दीवानी कब प्राप्त की? तो 1765 में इलाहाबाद की संधि होती है। और 1765 में जब संधि होती है रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा, तो बंगाल में दोहरी सरकार शुरू होती है 1765 में और कब तक चलती है? 1772 में वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा ये जो डायरकी है ये समाप्त की जाती है। अब मैसूर के साथ भी इनका युद्ध होता है। तो फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर कब हुआ? 1767 से 1769, डेट याद रखिएगा। बंगाल में भीषण अकाल पड़ता है 1770 में। वॉरेन हेस्टिंग पहला गवर्नर जनरल बन के आता 1772 में और यही आकर के डायरकी यहाँ पर बंगाल की समाप्त होती है। ईस्ट इंडिया कंपनी के क्रियाकलापों को विनियमित करने के लिए पार्लियामेंट द्वारा एक एक्ट पास किया जाता है, जिसको हम कौन सा एक्ट बोलते हैं? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। और यहीं से, इसी एक्ट से सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी 1774 में। अब फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर देखते हैं कब होता है? 1775 से 82 तक चलता है और पुरंदर की संधि भी याद रखिएगा 1776 में। दूसरा एंग्लो मैसूर वॉर 1780 से 84 तक चलता है। तो याद रखिएगा एंग्लो मराठा वॉर और ये एंग्लो मैसूर वॉर। फर्स्ट वाला कब हुआ था एंग्लो मैसूर वॉर? 1767 में और दूसरा कब हुआ? 1780 में, ठीक है। फॉक्स का इंडिया बिल, जिसमें संसद और गवर्नर जनरल को अधिक अधिकार देने की बात की गई थी, लेकिन बाद में ये पास नहीं हुआ था, ये 1783 में आया था। टीपू और अंग्रेजों के बीच जो पिट्स अधिनियम पारित हुआ था और सर विलियम जोन्स द्वारा बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना, मंगलौर की संधि हुई थी टीपू और अंग्रेजों के बीच, ये सब कब हुई? सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर के बाद टीपू और किसके बीच हुई थी? अंग्रेजों के बीच हुई थी 1784 में। मंगलौर की संधि याद रखिएगा। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना, पिट्स इंडिया एक्ट भी इसी समय आया था। कॉर्नवालिस गवर्नर जनरल के रूप में आता है कब? 1786 में, 1793 तक रहता है। थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर हो जाता है कब? 1790 में, 1792 तक चलता है। टीपू और अंग्रेजों के बीच फिर से संधि होती है 1792 में, कौन सी? श्रीरंगपट्टनम की संधि। बंगाल की स्थायी जमींदारी बंदोबस्त कॉर्नवालिस के द्वारा कब शुरू होती है? 1793 में। स्थायी बंदोबस्त याद रखिएगा। कॉर्नवालिस संहिता कब बनी? जब कॉर्नवालिस था गवर्नर जनरल के रूप में 93 में ही। और बंगाल के गवर्नर जनरल के रूप में अब कौन आएगा? जॉन सोर आता है। इसका कार्यकाल ठीक कॉर्नवालिस के बाद 1793 से 1798 तक रहता है। आप में से बहुत लोग बताते हैं कि आपको गवर्नर जनरल या वायसराय उनका क्रम या फिर डेट नहीं याद रहती है, तो यही है तरीका कि आपने जैसे कोई वॉर याद की है
श्रीरंगपट्टनम की संधि अभी आपने देखी थी, तीसरी या थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर देखा, या बंगाल में स्थायी जमींदारी बंदोबस्त शुरू हुई तो कॉर्नवालिस ने शुरू की थी, तो उसी के आसपास आपको कॉर्नवालिस का टाइम पीरियड याद रहेगा। इसके बाद जॉन सोर आता है और वेलेजली ने सब्सिडरी अलायंस या सहायक गठबंधन कब लागू किया था? 1798। तो वेलेजली से जुड़ा है सब्सिडरी अलायंस और कॉर्नवालिस से क्या जुड़ा है? स्थायी जमींदारी बंदोबस्त। इस तरीके से रिलेट करिए, ठीक है। अब फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर होता है, ये लास्ट एंग्लो मैसूर वॉर है। 4 मैसूर वॉर लड़ने पड़े थे, ठीक है, अंग्रेजों को और मैसूर से, और ये 1799 का था जब टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। और मैसूर किसके हाथ में आ जाता है? अंग्रेजों के हाथ में। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 में हुई थी। अवध में जो सब्सिडरी अलायंस लागू की गई थी 1801 में, ठीक है। पेशवा और अंग्रेजों के बीच बसीन की संधि कब हुई? 1802। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 1805 तक चलता है। देखिए, आपको लग रहा होगा मैं रीड करते चली जा रही हूँ और आपको कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है, जिन्होंने पहली या दूसरी बार ये चीज़ें पढ़ी होंगी। ये रिवीजन के लिए जो आप हिस्ट्री पहले से पढ़ चुके हैं, जिन्होंने पढ़ा हुआ है उनको समझ में आ रही होंगी ये डेट और रिवाइज हो रही होंगी, याद होगा। जिन्हें नहीं याद है वो थोड़ा 1-2 बार रिपीट जरूर कीजिएगा, तो कुछ चीज़ें आपको याद रह जाएंगी, क्योंकि अब एग्जाम टाइम बहुत पास है और एक एक चीज़ें डिटेल में पढ़नी है। तो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की क्लासेस मैंने ऑलरेडी पढ़ाई हुई हैं, आप उन क्लासेस को देखिए, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी। अब देखते हैं लॉर्ड लेक के द्वारा दिल्ली पर कब्जा, जो दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था इसी के दौरान हुआ था 1803 में, और देवगांव की संधि याद रखिएगा 17 दिसंबर 1803 में होती है। कन्या भ्रूण हत्या पर निषेध लगता है 1804 में। अगला है वेल्लोर विद्रोह, बहुत बार क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आ चुका है। जुलाई 1806, जुलाई 1806 भूलिएगा नहीं, ठीक है। अब मिंटो आता है गवर्नर जनरल बनके, तो 1807 से 1813 तक रहता है। रंजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच जो अमृतसर की संधि होती है 1809 में हुई थी। अब तो याद रहेगा ना, इस समय किसका कार्यकाल था? मिंटो का था, क्योंकि 7 से 13 के बीच ये रहता है। पहला कारखाना अधिनियम 1881 में आया, दूसरा कारखाना अधिनियम 1891, और जो दिल्ली दरबार है, दिल्ली को जब राजधानी बनाया गया तो 1911, ठीक है। कारखाना अधिनियम सिर्फ 10 ईयर जोड़ना, 1881 और 1891। बंगाल के गवर्नर जनरल के रूप में हेस्टिंग का कार्यकाल क्या था? 1813 से 1823। आंग्ल नेपाल युद्ध, ये भी आया है कई बार। गोरखा युद्ध 1814 से 1816 तक रहता है, सुगौली की संधि याद रखिएगा। अंग्रेजों द्वारा नेपाल से सिक्किम का विलय किया जाता किसके समय पर? हेस्टिंग के समय पर, 1817 में, ठीक है। ये आंग्ल नेपाल युद्ध भी किसके समय पर हो रहा है? हेस्टिंग के समय पर। कभी कभी वॉर दे करके, युद्ध दे करके उनके गवर्नर जनरल के समय काल से मैच करना होता है। पिंडारी युद्ध, खिड़की या खड़की का युद्ध जिसमें पेशवा हार जाते हैं, या थर्ड एंग्लो मराठा वॉर ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठा के बीच में होता है, वो 1817 से 1818 तक चलता है। दक्कन पर अंग्रेजों का कब्जा होता है, बंबई को नए प्रांत की राजधानी बनाया जाता है 1818 में। हेस्टिंग ने प्री सेंसरशिप को समाप्त किया था इसी 1818 में, और बंबई दक्कन का पहला राजस्व बंदोबस्त बनता है 1818 में। लास्ट आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ? 1818 से 19 के बीच। और बंगाल के गवर्नर जनरल के रूप में अब कौन आता है? एमहर्स्ट बेंटिक, ठीक है। तो बेंटिक का कार्यकाल 1823 से 1828 तक है। फर्स्ट एंग्लो बर्मा वॉर इसी के समय पर होता है 1824 से 1826 के बीच। बैरकपुर विद्रोह 2 नवंबर 1824 को होता है। ये 1857 की क्रांति नहीं है। बैरकपुर विद्रोह, अगर कई सारे इवेंट्स आते हैं ना, घटनाएं क्रोनोलॉजी में, तब ये गलत हो जाता है, तब समझ नहीं आता है। तो 2 नवंबर 1824 बैरकपुर विद्रोह याद रखेंगे। कलकत्ता में सोसाइटी फॉर ट्रांसलेटिंग यूरोपियन साइंस की स्थापना 1825। बंगाल के गवर्नर जनरल के रूप में विलियम बेंटिक अपना पद ग्रहण करता है 1828 से 35 तक, तो बेंटिक का समय याद रखेंगे। और बेंटिक ने बंगाल में सती विनियमन के माध्यम से इसे अवैध घोषित किया था, कब? 1829 में। कैप्टन स्लीमैन द्वारा ठगी का दमन कब होता है? 1829 से 37 के बीच। ये जो कंपनी का चार्टर एक्ट आया था 1833 का, और कंपनी के व्यापारिक अधिकारों का उन्मूलन होता है 1833 में। मेटकॉफ का गवर्नर जनरल के रूप में कार्यकाल 35 से 36 के बीच रहता है। कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना 1835, इंपॉर्टेंट है। ऑकलैंड आता है 36 से 1842 तक रहता है। रंजीत सिंह की मृत्यु, राजा रंजीत सिंह की मृत्यु होती है 1839 में, इसी के समय पर ऑकलैंड था तब। एलन बरो का टाइम देखिएगा 1842 से 1844 के बीच रहता है।
और गवर्नर जनरल के रूप में जो लॉर्ड हार्डिंग है, इसका कार्यकाल 1844 से 1848 रहता है। और फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर याद रखिएगा 1845 से 46 तक रहता है। किसके समय पर? हार्डिंग के समय पर। लाहौर की संधि होती है मार्च 1846 में। सेकेंड एंग्लो सिख वॉर शुरू हो जाता है, सिखों की हार होती है, पंजाब का विलय कर लिया जाता है। बैथून द्वारा कलकत्ता में एक हिंदू बालिका विद्यालय भी खोला जाता है इसी समय पर। 1848 से 1849 का समय याद रखेंगे। अब डलहौजी का कार्यकाल 1848 से 56 तक रहता है। सेकेंड एंग्लो बर्मा युद्ध 1852 में हुआ, किसके समय पर? डलहौजी अब है, ठीक है। कलकत्ता से आगरा के लिए टेलीग्राफ लाइन 1853 में शुरू होती है। भारत में पहली रेलगाड़ी है जो बंबई से थाने तक चलती, वो भी 1853 में चलती है। इस समय कार्यकाल किसका था? तो डलहौजी का था, याद रखिएगा, है ना, डलहौजी के समय पर। चार्ल्स वुड का शिक्षा पर घोषणा पत्र 1854 में आया। 1855 में रिश्ना में प्रथम जूट मिल का प्रारंभ हुआ। सभी जितने भी फैक्ट लर्न किए हैं सभी की डेट याद कर लीजिएगा, सब इंपॉर्टेंट है। 1855 में बिहार में संथाल विद्रोह या संथाल की जो बगावत है 1857 के रिवोल्ट के ठीक एक साल पहले याद रखना है, 1855 से 56 तक। अवध का विलय होता है। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम भी इसी समय पारित होता है। और हिंदू विधवा पुनर्विवाह नियम पारित होता है 1856। नवाब वाजिद अली शाह को गद्दी से हटाते हैं और डलहौजी क्या करता है? अवध का अधिग्रहण कर लेता है 1856 में। इसके बाद क्या होगा? तो जब अवध का विलय हो जाता है, अवध में संक्षिप्त राजस्व बस्तियां शुरू की गई थी। तालुकादारी जो शक्तियां कम हो गई 1856 से 57 में। बहरामपुर का विद्रोह शुरू हो जाता है फरवरी 1857 में। भारत के गवर्नर जनरल के रूप में कैनिंग का कार्यकाल कब तक है? 1856 से 58। जब इसी के समय पर क्या होता है? 1857 का रिवोल्ट। बम्बई में पहली स्पिनिंग और वीविंग मिल की स्थापना हुई थी 1857 में। 1854 के वुड डिस्पैच के आधार पर बम्बई, मद्रास, कलकत्ता इन सभी में विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी 1857 में। 1857 का विद्रोह मेरठ में शुरू होता है 10 मई 1857 को। तो ये कब तक चलता है? लगभग पूरे विद्रोह को खत्म करने में 1858 तक का समय जाता है। तो 10 मई 1857 की डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरठ से ये शुरू हुआ। दिल्ली में रक्षक सेना में विद्रोह होता है। बहादुर शाह नेतृत्व के रूप में स्वीकार किए जाते हैं, ये नेतृत्व करेंगे। 11 से 12 मई 1857। तो सबसे पहले जो सैनिक होते हैं सबसे पहले कहाँ पहुंचते हैं विद्रोही? तो दिल्ली पहुंचते हैं। और ये डेट क्या थी? 11 से 12 मई 1857। अलीगढ़, इटावा, मैनपुरी, एटा में सिपाही विद्रोह 20 से 27 मई 1857। अब आप सोचेंगे ये डेट क्यों याद करनी है? प्रश्न पूछे गए हैं। अवध में कब शुरू हुआ? झांसी में कब शुरू हुआ? किसने इस विद्रोह को दबाया? कब खत्म हुआ? इतनी चीजें पता होनी चाहिए विद्रोह में। ये तो आप सभी को पता होगा कहाँ से किसने नेतृत्व किया। नहीं याद है तो याद कर लीजिए। दूसरी चीज ये पता होना चाहिए कि हर क्षेत्र में, जैसे अवध है, अवध में कब शुरू हुआ, किसने खत्म किया और किस डेट में खत्म होता है विद्रोह। इसी तरह आपको झांसी में याद करना, अवध में कर लिया, झांसी, कानपुर, हर एक क्षेत्र में पता होना चाहिए कब शुरू हुआ था विद्रोह और कब खत्म हुआ। ठीक है। तो अलीगढ़, इटावा, मैनपुरी, एटा में सिपाही विद्रोह 20 से 27 में 1857। सैनिक विद्रोह एक व्यापक जन विद्रोह में बदल जाता है मई जून 1857 को। लखनऊ में देखिए कब विद्रोह होता है? 30 मई 1857। झांसी का झोंकन बाग हत्याकांड कब होता है? 8 जून 1857। चिनाहट के युद्ध में अंग्रेजों की हार होती है 30 जून 1857। युद्ध में शाहमल की मृत्यु हो जाती है जुलाई 1857 में। हैवलॉक और आउटरम के नेतृत्व में जो अंग्रेजों की टुकड़ियां हैं लखनऊ रेजिडेंसी में दाखिल होती हैं 25 सितंबर 1857 को। और युद्ध में रानी, जो झांसी की रानी हैं लक्ष्मीबाई, इनकी मृत्यु होती है जून 1858 में। और इसके बाद जगह जगह इस विद्रोह की समाप्ति की जाती है। और कैनिंग आगे क्या बनता है? जब ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को खत्म करके क्राउन के हाथों में पूरा चला जाता है, जो भी ब्रिटिश इंडिया का क्षेत्र होता है। और यहाँ पर अब आप देखेंगे कैनिंग ही आगे क्या बनता है, आगे वायसराय बनेगा। तो 1858 तक जो इम्पोर्टेंट इवेंट्स थे, हाइलाइट्स थे, वो सारे हमने डेट के साथ देखे हैं। एक साथ सारी डेट नहीं याद हो सकती, मुझे भी पता है। अभी तक जितनी चीज़ें मैंने बताई उनको याद कीजिए, कहीं से कुछ रह जा रहा है तो आपके नोट्स हैं, आपका स्टडी मटेरियल होगा जिससे आप पढ़ रहे, उससे रिवाइज कीजिए। अभी भी अगर आपको नोट्स में या किसी चीज़ में दिक्कत लग रही है, आप यूपी पीसीएस मेंटरशिप प्रोग्राम से अपना स्टडी मटेरियल ले करके जो हाई शॉर्ट नोट्स हैं उनसे रिवीजन करके कट ऑफ क्वालिफाई कर सकते हैं। ठीक है, मेहनत करते रहिए, रिवीजन अच्छे से करते रहिए। ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ मिलती हूँ अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।